हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल दीपक ट्यूटोरियल्स में। चैप्टर सॉल्यूशन की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर स्टडी करी थी और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर तीन प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इन तीनों के बारे में हम स्टडी कर चुके थे। आज की इस क्लास में हम लोग चौथी और लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब, उसके ऊपर स्टडी करेंगे। लेकिन आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी थी जो आप लोगों को सोल्व करने के लिए कहा था। तो पहले देखते हैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, उसके बाद अपन आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन दिया था वो ये था कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का आप लोगों को वेपर प्रेशर दिया गया था कितना, 0.850 बार, 0.850 बार। ये प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर है। 39 ग्राम बेंजीन, 39 ग्राम बेंजीन में अगर 39 ग्राम बेंजीन के अंदर कोई 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड कर दिया गया अगर 39 ग्राम बेंजीन के अंदर 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया गया तो जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.845 बार इतना बन गया। प्योर बेंजीन थी जिसका वेपर प्रेशर 0.850 बार था और जब 39 ग्राम बेंजीन के अंदर आप लोगों ने 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.845 बार आपको मिला। अब इस सॉल्यूशन के अंदर आपने जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का आपको मॉलिक्यूलर वेट यानी कि एमबी फाइंड करना है। ये क्वेश्चन था। आई होप आप सभी लोगों ने क्लास देखने के बाद खुद से ट्राई किया होगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, खुद से चेक करिए आपने जो आंसर किया वो सही है या गलत। देखिए, एमवी कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के टर्म्स में आप लोगों को एमवी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एमवी का जो रिलेशन बनाया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो लिखेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव करा था, mb इज इक्वल्स टू wb अपॉन wa इंटू ma p नॉट अपॉन p नॉट माइनस p। ये हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव करके रखा है। mb का रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के साथ में रिलेशन ये है। क्लियर। अभी आप लोग देखिए, wb क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट का वेट। तो बताइए सोल्यूट का वेट कितना दिया गया है आप लोगों को क्वेश्चन में। आप लोगों ने 39 ग्राम बेंजीन के अंदर 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो वेट है वो कितना है, 0.5। तो ये वैल्यू आ जाएगी wb की। क्लियर। तो mb इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू ma। सो m मीन्स मोलिकुलर वेट, a मीन्स सोलवेंट का मोलिकुलर वेट यानी कि विलायक का अणुभार। विलायक यहाँ पे क्या है, सोलवेंट यहाँ पे क्या है, बेंजीन, और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 जिसका मोलिकुलर वेट होगा 78। तो 0.5 इंटू 78 क्लियर अपॉन
WA। सो व्हाट इज WA? वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का भार। तो आप लोगों ने यहाँ पे विलायक कितना लेके रखा है? 39 ग्राम, 39 ग्राम। तो यहां पे आ गया 39, क्लियर, इनटू पी नोट। बताइए पी नोट क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो जब आपके पास प्योर बेंजीन थी तो उसका वेपर प्रेशर कितना था? 0.850, 0.850। तो 0.850 अपॉन पी नॉट माइनस पी, कितनी लोअरिंग हो गई वेपर प्रेशर में, कितना अवनमन हो गया वो आएगा। तो देखो पहले वेपर प्रेशर था 0.850, जब सोल्यूट मिला दिया तो वेपर प्रेशर बन गया 0.845, कमी कितनी आ गई? तो इसमें से ये माइनस कर दो तो आंसर आएगा 0.005। 0.850 माइनस 0.845 इज इक्वल्स टू 0.005। इसको सॉल्यूशन कीजिए अभी। तो देखिए इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्लियर ये बात। इधर 39 से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी 2 बार, 39 से 2 बार कैंसिल। अगर मैं ये वाला पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे पास यहां आ जाएगा 10। ये बात क्लियर। अब इस 5 से इसको काट दिया मैंने 2 बार, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया 1 बार। तो ओवरऑल मेरे पास क्या बच गया? मेरे पास बच गया 850 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू, तो 5 का डिवाइड करोगे जब 85 में, आंसर आएगा 17। तो यह आंसर आ गया 170। तो जो आपने सोल्यूट पार्टिकल ऐड किया था उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसका अणुभार कितना आएगा? 170 आएगा। और ये क्वेश्चन 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में जहां पे आपको टॉपिक दिया गया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, उसके जस्ट बाद में ये एग्जांपल दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को टॉपिक के बाद में जो भी क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, जनरली वो सारे क्वेश्चन आपकी जो सिलेबस की बुक है उस बुक में से ही करवाए हैं, ताकि आप लोगों को सिलेबस को क्लियर करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए आप लोग। अभी अपन आज की क्लास ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको हर रोज बोलता हूं, आप वीडियो देखने से पहले नोटबुक और पेन लेकर बैठे। आपको टॉपिक्स के अंदर जो भी चीज इंपॉर्टेंट लगे आप उसको नोट करते चलिए, ताकि आपके पास नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए और आप लोगों का टॉपिक भी क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपन ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परासरण दाब। परासरण दाब। तो देखिए क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। बट आप लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले एक और टर्म समझनी पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। अगर आप लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर समझना है तो उससे पहले आपको ऑस्मोसिस आना आवश्यक है, आपको ऑस्मोसिस आना चाहिए। ऑस्मोसिस को हम लोग बोलते हैं परासरण। अगर आपको ऊपर वाली टर्म समझनी है तो आपको ये वाली टर्म पहले समझनी पड़ेगी, दैट इज ऑस्मोसिस, परासरण। तो देखिए परासरण क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आपके पास ये एक कोई बहुत बड़ा एक कंटेनर है, एक कोई बहुत बड़ा कंटेनर जिसके अंदर आप लोगों ने एक मेम्ब्रेन लगा के रखी है। इस एक बड़े से कंटेनर के बीच में आप लोगों ने एक पार्टीशन लगा के रखा है, एक मेम्ब्रेन लगा के रखी है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हिंदी में अगर कहें तो अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, ये मेम्ब्रेन क्या काम करती है? तो इसका एक बहुत ही स्पेशल वर्क होता है
क्या होता है देखिए, तो इस कंटेनर के अंदर मैंने ये एक मेम्ब्रेन लगा दी, मैंने इधर ले लिया एक सॉल्यूशन, इस मेम्ब्रेन के इस तरफ एक सॉल्यूशन ले लिया और इस मेम्ब्रेन के इस तरफ एक सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, क्लियर बात। यहां पे मैंने जो सॉल्यूशन लिया, मान लो मैंने लिया शुगर का एक्वस सॉल्यूशन, मैंने शुगर का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया इस तरफ, और मैं इस तरफ भी क्या ले लूंगा, तो मैंने इस तरफ भी ले लिया शुगर का एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि इधर भी मैंने पानी के अंदर चीनी घोल दी, इधर भी मैंने पानी के अंदर चीनी घोल दी। ये बात क्लियर। दोनों सॉल्यूशन में कुछ डिफरेंस, अभी तक कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी पानी के अंदर चीनी का सॉल्यूशन, ये भी पानी के अंदर चीनी का सॉल्यूशन, लेकिन अपन एक डिफरेंस कर देते हैं। वो क्या? वो डिफरेंस ये कि एक सॉल्यूशन को बना देते हैं गाढ़ा और एक सॉल्यूशन को बना देते हैं पतला। गाढ़े और पतले का मतलब कंसंट्रेट और डाइल्यूट, कंसंट्रेट सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये वाला जो सॉल्यूशन था, ये मैंने बोल दिया आप लोगों को कि ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन कैसा है? कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। और ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये वाला कैसा है? ये वाला है डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये सांद्र विलयन है, ये तनु विलयन है। ये गाढ़ा रहेगा, ये पतला रहेगा, यानी कि इसके अंदर चीनी का अमाउंट, शुगर का अमाउंट ज्यादा और वाटर का अमाउंट कम रहेगा, और इसके अंदर वाटर का अमाउंट ज्यादा रहेगा। क्लियर? ठीक है। अभी आप देखिए कि इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में एक लगी हुई है एसपीएम। एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन का काम क्या है? यह मेम्ब्रेन चीनी के पार्टिकल को, शुगर के पार्टिकल को इस तरफ से इस तरफ और इस तरफ से इस तरफ नहीं जाने देगी। यह मेम्ब्रेन चीनी के कणों को इस तरफ से इस तरफ और इस तरफ से इस तरफ नहीं जाने देगी, लेकिन पानी के कण, वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरफ से इस तरफ और इस तरफ से इस तरफ आ जा सकते हैं। ये बात क्लियर? लेकिन वो कौन सी तरफ से कौन सी तरफ जाएंगे? तो इसके लिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जिधर वाटर का अमाउंट ज्यादा है, जिधर वाटर का अमाउंट ज्यादा है, तो बताओ वाटर का अमाउंट ज्यादा कहां है? ये वाला सॉल्यूशन है डाइल्यूट। डाइल्यूट यानी कि तनु, और तनु विलयन क्या होता है? जिधर पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो इस तरफ से जो पानी के कण होंगे, ये मैं आपको पानी के कण दिखा रहा हूं, ये पानी के कण इस तरफ जाते रहेंगे, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इस तरफ क्या करते रहेंगे? जाते रहेंगे। और कब तक जाते रहेंगे? जब तक इधर और इधर दोनों तरफ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। ये बात क्लियर? तो ओस्मोसिस क्या होता है? ओस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट की जगह ज्यादा बेटर रहेगा कि हम लोग H2O का यूज करें। तो व्हाट इज ओस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ H2O फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ये बात क्लियर? वापिस बोल रहा हूं, मूवमेंट ऑफ H2O फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन, यानी कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से जल के कणों का जो निष्कासन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। ये बात क्लियर? अब ये परासरण की क्रिया, ये ओस्मोसिस की जो प्रोसेस है, किस चीज पे डिपेंड करती है? तो ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहली चीज कि इधर जो सॉल्यूशन है और इधर जो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा, दोनों तरफ के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा, ये ओस्मोसिस का प्रोसेस उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। क्लियर? दोनों तरफ के सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन में डिफरेंस जितना ज्यादा, ओस्मोसिस का प्रोसेस उतना ही ज्यादा। तो हम दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस कैसे ला सकते हैं? इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप जो सॉल्यूशन कंसंट्रेट है उस तरफ आप चीनी और ऐड करते जाओ, चीनी और ऐड करते जाओ।
चीनी और ऐड करते जाओगे तो ये वाला सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, और ज्यादा कंसंट्रेट, और ज्यादा कंसंट्रेट बन जाएगा तो इन दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, और अगर डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो ये वाले वाटर के पार्टिकल्स उधर ज्यादा मूव करेंगे। पहला तरीका। तरीका नंबर 2 नंबर तरीका क्या है कि इधर जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, यानी कि पानी का अमाउंट ज्यादा है और चीनी का अमाउंट कम है। अब आप क्या करो, इधर से चीनी का जो कण है, जो चीनी के पार्टिकल है, उनको आप निकालते जाओ। जब आप चीनी के पार्टिकल निकालते जाओगे सॉल्यूशन और ज्यादा डाइल्यूट होता जाएगा, सॉल्यूशन और ज्यादा डाइल्यूट होता जाएगा, और सॉल्यूशन जब डाइल्यूट हो जाएगा तो दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, और अगर दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस ज्यादा हो गया तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी जब हम यहां से चीनी निकाल रहे हैं, चीनी निकाली, थोड़ी और चीनी निकाली, थोड़ी और निकाली, थोड़ी और निकाली, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब इस वाले सॉल्यूशन में चीनी का अमाउंट बिल्कुल नहीं बचेगा, चीनी का अमाउंट बिल्कुल नहीं बचेगा, इधर ओनली क्या बच जाएगा, प्योर वाटर। इधर क्या बच जाएगा, ओनली प्योर वाटर बच जाएगा। जब प्योर वाटर बच जाएगा तो क्या कंडीशन होगी, उस कंडीशन को आप लोग इमेज करिए। देखते हैं अभी अपन प्योर वाटर के साथ में शुगर का सॉल्यूशन। तो देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वाले कंटेनर में बीच में हम लोगों ने लगा दी अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इधर इस बार मैंने क्या ले लिया, मैंने इधर इस बार ले लिया प्योर H2O। कोई सॉल्यूशन वॉल्यूशन कुछ नहीं लिया, मैंने प्योर H2O ले लिया, और इधर पड़ा है आपके पास शुगर, यहां लिख दे रहा हूं मैं, इधर आप लोगों ने ले लिया शुगर का सॉल्यूशन। क्लियर। अभी क्या होगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये इधर की तरफ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे ये, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस, परासरण। इस प्रोसेस को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है, इस वाले सॉल्यूशन के ऊपर यहां पर आप लोग एक पिस्टन लगा दो। क्या लगा दो, पिस्टन। जो साइकिल के अंदर आप लोग हवा डालते हो, वो पंप देखा होगा आप लोगों ने, वो पंप लगा दो। अभी आप क्या करोगे, इस डायरेक्शन के ऊपर आप लोग एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई। तो जो वाटर के पार्टिकल थे वो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, और जो प्रेशर होगा वो इसके अपोजिट काम करेगा, इसके अपोजिट काम करेगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ से इस तरफ नहीं आ सकते, और ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होगा वो रुक जाएगा। ये बात क्लियर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज होती है, वह मिनिमम प्रेशर, वो न्यूनतम दाब जो किसी सॉल्यूशन पर लगाया जाता है। क्यों, शुद्ध जल के कणों का ऑस्मोसिस प्रोसेस रोकने के लिए, यानी कि प्योर H2O के पार्टिकल्स का ऑस्मोसिस प्रोसेस रोकने के लिए जो सॉल्यूशन की सरफेस है उस पे लगाया जाने वाला मिनिमम जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बात क्लियर है। ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, क्लियर। अब यहां पे आप लोग एक बात ये ध्यान रखिएगा कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस जितना ज्यादा होगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस जितना ज्यादा होगा, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। सपोज वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ से इस तरफ एकदम धनाधन जा रहे हैं, नॉन स्टॉप, फटाफट आ रहे हैं, तो आप लोगों को प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्लियर। और एक कंडीशन ये है कि एक वाटर मॉलिक्यूल गया, फिर आराम से दूसरा वाटर मॉलिक्यूल गया, तीसरा गया, चौथा गया, एकदम धीरे धीरे ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर है, वो न्यूनतम दाब जो ऑस्मोसिस को रोक दे। ये बात क्लियर। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस जितना फास्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा, और ऑस्मोसिस का प्रोसेस जितना स्लो, ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही कम। ये बात क्लियर, इतना समझ में आ गया। अभी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, आप लोग देखिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन डिनोट कर रहे हैं पाई से। मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर को किस चीज से दिखाया, पाई से।
तो देखिए पाई जो है वो दो चीज पे डिपेंड कर सकता है। पहली चीज कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, दोनों की कंसंट्रेशन में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ऑस्मोसिस का प्रोसेस उतना ही तेज होगा, और ऑस्मोसिस का प्रोसेस जितना तेज होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो पहली चीज सी जिस पे डिपेंड करता है पाई, और दूसरी चीज टेम्परेचर। देखिए आप लोगों ने यहां पे प्योर H2O लेकर के रखा है, आप लोगों ने यहां पे प्योर H2O लेकर के रखा है। इधर आप लोगों ने लिया शुगर का सॉल्यूशन, कितना 1 मोलर शुगर का सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल शुगर प्रेजेंट है। क्लियर? तो दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। अगर सपोज मैंने इस सॉल्यूशन को 2 मोलर का कर दिया तो दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस बढ़ गया, और अगर दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस बढ़ गया तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस फास्ट होगा, और अगर ऑस्मोसिस का प्रोसेस फास्ट होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये बात क्लियर? तो पाई जो है वो प्रोपोर्शनल होता है सी के, जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी के, और सी यहां पर क्या है? सी यहां पर है मोलर कंसंट्रेशन। सी यहां पर है मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि मोलर का। क्लियर ये बात? नंबर 2 जो पाई होता है वो टी पे डिपेंड करता है। टी का मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा वो देखिए आप लोग। सपोज आप लोगों ने यहाँ पे 1 मोल का ही सॉल्यूशन लेके रखा है, आपने 1 मोलर का ही सॉल्यूशन लेकर के रखा, आपने उसकी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाई, लेकिन आप लोगों ने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से बताओ क्या होगा? जो सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व है लिक्विड के अंदर, ये मैंने आपको सोल्यूबिलिटी के अंदर बताया था, विलेयता, सॉलिड की लिक्विड में सोल्यूबिलिटी। अगर शुगर जो है वो H2O के अंदर डिसॉल्व है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो शुगर ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। अगर कोई छोटे मोटे पार्टिकल्स है शुगर के जो इसमें डिसॉल्व नहीं थे, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो वाले पार्टिकल भी H2O के अंदर क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे, और ऑटोमेटिकली इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो नंबर 2 पाई जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टी के, जहां टी है टेम्परेचर, और इन दोनों से अपन ये बोल सकते हैं कि पाई जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी एज वेल एज टी, दोनों के प्रोपोर्शनल बन जाएगा। और जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक इक्वलिटी का मार्क आएगा, वो अपने पास दिया आएगा कि पाई इज इक्वल्स टू सी इंटू एस इंटू टी। तो सी और टी तो था ही, एस आ गया एक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट, विलियन स्थिरांक, जो कि आप लोगों ने आइडल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, आदर्श गैस समीकरण, पीवी इज इक्वल टू nRT। उसके अंदर जो R होता है गैस कांस्टेंट, वो R ही यहां पर S कांस्टेंट है, जिसका जो S यानी कि गैस कांस्टेंट के परपेंडिकुलर है। ये वाली जो इक्वेशन है ये इसी के पैरेलल है। इसके पैरेलल कैसे है? तो देखिए पाई इज इक्वल टू CST। C यहां पर क्या है? मोलर कंसंट्रेशन, मोलरता। और मोलरता क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, और मोल्स को अपन किससे डिनोट करते हैं? N से। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर, और लीटर वॉल्यूम यानी कि V। तो C इज इक्वल्स टू N अपॉन V, वो वाली वैल्यू मैं यहां लिख सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगी? पाई इज इक्वल्स टू N अपॉन V S T। इस V को अगर यहां भेज दूं तो पाई V इज इक्वल्स टू NS T। तो पाई V इज इक्वल्स टू NS T और PV इज इक्वल्स टू nRT। ये वाली इक्वेशन आइडल गैस इक्वेशन के परपेंडिकुलर है, एकदम सेम है। क्लियर है बात? तो यहां से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है वो फाइंड कर सकते हैं, या तो इस वाली इक्वेशन से या फिर N अपॉन V S T। देखिए N सोल्यूट के मोल है जो इसके अंदर घुले हुए हैं उसके, V लीटर के अंदर वॉल्यूम है जो इस सॉल्यूशन का है वो, S
एक कांस्टेंट है T, टेम्परेचर है जो कि आपने इस सॉल्यूशन को दिया है, और ये टेम्परेचर हमेशा आपका केल्विन में आएगा, डिग्री सेल्सियस में कभी नहीं आएगा। डिग्री सेल्सियस से अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप लोग 273 यानी कि 273 ऐड कर दीजिए। ये बात क्लियर। अभी हम लोग देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का एमबी के साथ में रिलेशन, जो हम प्रीवियस तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर करके आए हैं, एमबी का रिलेशन ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ में। तो इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं एमबी का रिलेशन ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूलाज आ गए। फॉर्मूला नंबर 1, पाई इज इक्वल्स टू एन एस टी, और पाई इज इक्वल्स टू सी एस टी, और नंबर 2, पाई इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी एस टी। ये दो फॉर्मूलाज आ गए। सी यहां पे क्या है? सी है मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोलरता सॉल्यूशन की, एस गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। अगर मैं सी को एन अपॉन वी की फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख दूंगा? एन तो हो गए विलय के मोल, सॉल्यूट के मोल जो डिसॉल्व है सॉल्यूशन के अंदर, ये वी हो गया वो सॉल्यूशन का लीटर में वॉल्यूम, एस कांस्टेंट, और टी हो गया टेम्परेचर। क्लियर? तो एन जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स के मोल है, और सॉल्यूट पार्टिकल्स के मोल को मैं कैसे लिख सकता हूं? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, भार बटा अणुभार। तो ये वाली वैल्यू में अपन यहां लिख देंगे, तो ये बन जाएगा पाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एस इंटू टी। ये चीज क्लियर? अभी एम बी को हम लोग इधर ले जाएंगे तो पाई जो है वो इस तरफ आ जाएगा, सॉरी एन की जगह में लिख दिया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, अपॉन वी था जो यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात क्लियर? कोई डाउट नहीं यहां तक? अभी हमको एम बी फाइंड करना है, तो एम बी को अपन यहां ले आएंगे। एम बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू एस इंटू टी अपॉन पाई इंटू वी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल का मोलर वेट, मोलिकुलर वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अपन को अगर मोलर कंसंट्रेशन या सॉल्यूट के मोल दिए गए हैं तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन है एमबी का रिलेशन ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ। ये ऑस्मोटिक प्रेशर और ये एमबी, इस रिलेशन को आप लोग नोट करिए। फिर अपन इसके बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ m/10 aqueous solution of urea at 27 degree Celsius given R is equals to 0.0821, यानी कि m/10 m/10 सांद्रता के, ये सांद्रता दी गई है आपको, m/10 सांद्रता के यूरिया के जलीय विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस पर जो प्राशन दाब है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अपन कैसे करेंगे? इसके सॉल्यूशन के लिए आप लोग देखिए, पाई इज इक्वल्स टू होता है सी एस टी, एक ये फॉर्मूला है, एक है पाई इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी एस टी, दोनों ही फॉर्मूलाज पाई के लिए हैं। अभी आप लोग ये देखिए, सी जो होती है, सी क्या होती है? तो सी होती है आपकी मोलर कंसंट्रेशन, सी इज मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोलर सांद्रता, और ये एम किसके लिए आता है? मोलरता के लिए, मोलर के लिए आता है। तो सी की वैल्यू यहां पे आपको दी गई है 1/10, m/10 यानी कि 1/10। ये बात क्लियर? आप लोगों को एस चाहिए, एस क्या है? जो आर गैस कांस्टेंट है वही एस है, तो एस की वैल्यू 0.0821, ये आपके एस की वैल्यू आ गई। और टी
जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, टी जो है वो कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं आएगा, ये हमेशा केल्विन में आएगा। और केल्विन के लिए आप डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करते हो, तो 27 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 ऐड करो, बन जाएगा 300। तो T इज इक्वल्स टू 300 केल्विन, ये टेम्परेचर आ गया। अभी सारी की सारी वैल्यूज रख दो आप लोग, सॉल्यूशन आ जाएगा पाई इज इक्वल्स टू C 1/10, तो 1/10 इंटू S 0.0821 इंटू T 300, तो ये T 300, ये 10 से 10 कैंसिल, तो पाई इज इक्वल्स टू 0.0821 इंटू 30, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 का 3, 3 2 6, 3 8 24 का 4 हासिल की 2, 2 का 2 और 1 आगे ये 0 लग जाएगा। 1 2 3 4 के बाद डेसिमल, तो 1 2 3 4, ये लीजिए पाई की वैल्यू आ गई 2.46। और ये प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसकी यूनिट आएगी एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पाई इज इक्वल्स टू 2.46, 2.46 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया ये। तो इस प्रकार से आप दिए गए वैल्यू से ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड कर सकते हो। और ये वाला भी क्वेश्चन 12th एनसीईआरटी की बुक के अंदर एग्जांपल दिया गया है, वो ही मैंने आप लोगों को सोल्व करवाया है। मैंने अब तक मेरी तरफ से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया नहीं है, जितने क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए हैं सारी की सारी आपके बुक के अंदर से लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों नोट कीजिए। अभी अपनी चारों टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर हो चुकी है। और इन सब पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अभी मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, जिसको आप लोग सोल्व करेंगे और कमेंट के अंदर मेरे को उसका आंसर बताएंगे। अभी अपनी सॉल्यूशन चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है 90%। ओनली एक क्लास और बनेगी इस पे, और उस एक क्लास के अंदर चैप्टर सॉल्यूशन जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके अंदर कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ी हो, सब कुछ आपका एकदम से कवर करा दिया है मैंने। इसको नोट करिए। एक छोटी सी चीज और है इसके ऊपर जो बता रहा हूं मैं अभी आपको, होती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं सम परासरी विलयन। देखिए नाम से ही क्लियर है, सम परासरी, यानी कि सपोज आपके पास कोई दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन और दो सॉल्यूशन, एक और दो सॉल्यूशन। एक का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो है पाई 1 और सॉल्यूशन 2 का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो है पाई 2। अगर किन्हीं दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, सॉल्यूशन 1 का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ही सॉल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो अगर सॉल्यूशन 1 और 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, पाई 1 इक्वल है पाई 2 के, तो सॉल्यूशन नंबर 1 और सॉल्यूशन नंबर 2 एक दूसरे के आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और उसको अपन हिंदी में बोलते हैं समपरासरी विलयन। इसके ऊपर भी बेस्ड एक न्यूमेरिकल है जो आप लोगों को, अगर आप लोगों के पास में बुक है, अगर आप लोगों के पास में बुक है 12th की, आप ले आए तो उसको आप देखिएगा, जहां पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन समपरासरी विलयन दिया गया है वहीं पे आपको इसका न्यूमेरिकल मिल जाएगा। उसको खुद से करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी आपसे नहीं हो पाता तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको वो न्यूमेरिकल जरूर करवाऊंगा। आप केवल एक चीज ध्यान रखिए, जहां पे ये दिया हुआ है कि दोनों विलयन एक दूसरे के समपरासरी है, बोथ सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक ऑफ ईच अदर, तो वहां पे आप केवल पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2 लगा दोगे। क्लियर है ये बात? चारों टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई अपनी। अभी एक क्लास और बाकी है सॉल्यूशन चैप्टर की, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पूरा टॉपिक समझा करके सॉल्यूशन चैप्टर का पूरा क्लोज कर देंगे एकदम सब कुछ। अभी जाने से पहले मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं जिसको आप लोग सोल्व करिएगा। देखिए
क्वेश्चन ये है कि 14 ग्राम यूरिया, 14 ग्राम यूरिया को मिलाया गया 100 ग्राम H2O में। 14 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम H2O के अंदर मिलाया गया। मिलाने पर जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में कितनी एलिवेशन होगा, कितना एलिवेशन होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन होगा, क्वथनांक में जो उन्नयन होगा, वो आप लोगों को याद करना है। अगर 14 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम H2O के अंदर मिलाऊंगा तो सॉल्यूशन के क्वथनांक में कितना उन्नयन होगा, बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन होगा, ये आप लोगों को फाइंड करना है। इसके लिए आप लोगों को Kb की वैल्यू दी जा रही है 3.14 केल्विन केजी मोल इनवर्स। जितनी वैल्यूज आप लोगों को चाहिए सारी की सारी यहाँ पे दे दी गई है। तो इन वैल्यूज से आप लोग निकालोगे कि जब इतने ग्राम वाटर के अंदर इतने ग्राम यूरिया मिला दी जाएगी तो क्वथनांक के अंदर जो उन्नयन होगा वो कितना होगा। करिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को। कोई डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड कमेंट के अंदर पूछना, और अगर आंसर सॉल्व हो जाए तो जो आंसर आए वो आप कमेंट के अंदर डालना। नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दूंगा। समझ में आ गया टॉपिक? अगर तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के अंदर शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी खूब अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।